जय हिंद दोस्तों। प्रकाश आईएएस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हम अपनी एक उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की सीरीज कर रहे थे। ये जो उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की सीरीज है, हमारे उत्तराखंड से संबंधित जो भी एग्ज़ाम्स हैं, लाइक उत्तराखंड पीसीएस का, उत्तराखंड जुडिशरी का, लोअर सबऑर्डिनेट का, लोअर पीसीएस का, यूडीए एलडीए हो गया, जो टीचर्स का एग्ज़ाम है, और उत्तराखंड एसआई का, पुलिस का, इन सभी एग्जाम्स के लिए जो उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के पेपर है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे उत्तराखंड के पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इस सीरीज में अब तक हमने कई सारे चैप्टर्स कर लिए हैं। उन चैप्टर्स में प्रमुख हैं, जैसे उत्तराखंड के सामान्य परिचय को देखा, वहाँ की भौगोलिक संरचना को देखा, वहाँ की पर्वत श्रृंखलाएँ, वहाँ की नदियाँ, वहाँ के प्रमुख हिमनद जिनको ग्लेशियर्स बोलते हैं, वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ की कृषि कैसी है, वहाँ पे कौन कौन से खनिज संपदा पाई जाती हैं, वहाँ का वन्य जीवन के बारे में देखा, नेशनल पार्क को देखा, और वन आंदोलनों को भी हमने देख रखा है इसके पिछले लेक्चर्स में। तो जो छात्र आज पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं वो इसके पहले वाले लेक्चर्स को देख लेंगे, ताकि आपके जो बाकी सारे टॉपिक्स हैं ये भी कवर हो जाए। और आज हम इस टॉपिक में देखेंगे उत्तराखंड की सिंचाई व्यवस्था को, और उसके साथ साथ उत्तराखंड की जो प्रमुख नहरें हैं उनको भी उनके साथ देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड की सिंचाई व्यवस्था को। देखिए, उत्तराखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? लास्ट लेक्चर में बताया था 53,483 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें केवल 12.50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र ही कृषि के योग्य है। लास्ट लेक्चर में बताया था ना, लगभग 16% के आसपास ही बस कृषि योग्य भूमि है। तो यहाँ की जो प्रमुख फसलें, जैसे चावल, गेहूँ, मोटे अनाज में बताया था मंडुआ जिसको रागी बोलते हैं, झंगोरा, दालें, तिलहन और गन्ना है। इसके अतिरिक्त जो बागवानी फसलें थी, जैसे सेब हो गया, नाशपाती हो गया, संतरा, लीची, ये भी उगाए जाते हैं। लेकिन इनको उगाने के लिए क्या है कि सिंचाई की भी तो आवश्यकता होगी। तो इन फसलों की जो उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रभावी सिंचाई व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि जो मानसून है वो काफ़ी ज़्यादा अनियमित रहता है, और पहाड़ी क्षेत्रों में जल की जो उपलब्धता भी है वो भी काफ़ी ज़्यादा सीमित है। इसी कारण प्राकृतिक वर्षा पर पूर्णतः निर्भर रहना संभव नहीं होता है। और जो सिंचाई व्यवस्था उत्तराखंड की कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, क्योंकि इस सिंचाई व्यवस्था के नहीं होने से जो कृषि व्यवस्था है वो पूरी तरीके से फेल हो जाएगी, सिर्फ अगर हम वर्षा आधारित कृषि पर ही रुके रहें तो इसलिए उत्तराखंड की जो सिंचाई व्यवस्था है ये महत्वपूर्ण है। इसलिए आज हम देखेंगे उत्तराखंड की सिंचाई, और इसमें देखेंगे उत्तराखंड में जो सिंचाई के प्रकार हैं उनके बारे में। तो देखिए, हमने इसके पहले बताया था कि उत्तराखंड का जो भौगोलिक स्वरूप है इसको दो भागों में विभाजित करता है। एक मैदानी क्षेत्र है, जैसे हरिद्वार हो गया, उधम सिंह नगर हो गया, और दूसरा पहाड़ी क्षेत्र है, जैसे उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी, गढ़वाल इत्यादि जो है एरिया, ये तो पहाड़ी क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र। तो इन क्षेत्रों में भिन्न भिन्न भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियाँ हैं, और इन्हीं कारण जो सिंचाई की आवश्यकता है वह भी भिन्न भिन्न है। इन क्षेत्रों में जल स्रोत भी भिन्न हैं, तकनीकें भिन्न हैं, तो अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग सिंचाई व्यवस्था होती है। और इन्हीं क्षेत्रों के आधार पर जो उत्तराखंड की सिंचाई व्यवस्था है उसको दो प्रमुख भागों में बांटा जाता है। एक मैदानी क्षेत्रों की सिंचाई और दूसरी क्या है? पहाड़ी क्षेत्रों की सिंचाई। तो हम देखते हैं सबसे पहले मैदानी क्षेत्रों की सिंचाई के बारे में। देखिए, मैदानी क्षेत्रों में जैसे कि हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून के कुछ हिस्सों में सिंचाई मुख्य रूप से किसी नहरों और नलकूपों से होती है, जो ट्यूबवेल होते हैं के माध्यम से की जाती है। यहाँ नदियों की उपलब्धता और समतल भूभाग नहर आधारित सिंचाई को सुगम या आसान बनाते हैं। इसमें कुछ प्रमुख नहर प्रणालियाँ कौन कौन सी है? जो गंगा नहर प्रणाली है, यह उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में सिंचाई का प्रमुख स्रोत है। गंगा नहर हरिद्वार से शुरू होकर कई जिलों में पानी की आपूर्ति करती है, और यह प्रणाली बड़े पैमाने पर चावल और गन्ना जैसी फसलों के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है, जो गंगा नहर प्रणाली है। नेक्स्ट है नंदौर नदी परियोजना। नैनीताल और जो उधम सिंह नगर की सीमा पर स्थित इस परियोजना में इन जिलों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है। और कालागढ़ जो पौड़ी गढ़वाल में के पास रामगंगा नदी पर निर्मित बांध और उससे निकलने वाली नहरें लगभग 3200 किलोमीटर तक फैली हुई हैं, जो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के 17 जिलों को लाभ पहुंचाती हैं। ये नंदौर नदी परियोजना। और नेक्स्ट है जो हमारा मैदानी क्षेत्र में नलकूप और जो ट्यूबवेल होते हैं। मैदानी क्षेत्रों में भूजल स्तर अपेक्षाकृत ऊंचा होने के कारण नलकूप और जो ट्यूबवेल से सिंचाई भी का एक ये महत्वपूर्ण साधन होते हैं, और ये विशेष रूप से छोटे और मध्यम किसानों के लिए उपयोगी होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनमें सिंचाई कैसे की जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों में सिंचाई व्यवस्था अधिक जटिल और चुनौतीपूर्ण है। यहाँ की जो भौगोलिक संरचना है
ऊंचाई और जल स्रोतों की सीमित उपलब्धता के कारण नहरों का निर्माण और रखरखाव भी कठिन होता है। फिर भी परंपरागत और आधुनिक तकनीकों के संयोजन से यहाँ पे सिंचाई की जाती है। जो पहाड़ी क्षेत्र उसमें जो कुछ प्रमुख विधियाँ उनको देखते हैं। तो सबसे पहला है हमारा गुल। गुल किसको बोलते हैं? छोटी नहरों को। ये महत्वपूर्ण है, गुल याद रखें। गुल बोलते हैं छोटी नहरों को। पहाड़ी क्षेत्रों में छोटी नहरें, जिन्हें स्थानीय भाषा में गुल कहा जाता है, सिंचाई का मुख्य साधन है। ये गुलें नदियों, झरनों या बारहमासी जल स्रोतों से पानी को खेतों तक ले जाती है। गुल का डिजाइन और निर्माण जल स्रोत की उपलब्धता और कमांड क्षेत्र के अनुपात को ध्यान में रखकर किया जाता है, ताकि जो न्यूनतम लागत के साथ अधिकतम सिंचाई हो सके। इसके बाद अगली जो विधि है हाइड्रम या हाइड्रोलिक रैम्प पंप द्वारा। हाइड्रम क्या है? ये एक ऐसी तकनीक है जो बिना किसी बिजली या डीजल के पानी को निचले स्तर से ऊंचे खेतों तक पहुंचाती है। यह तकनीकी क्या करती है? पहाड़ी क्षेत्रों में विशेष रूप से प्रभावी है, जहां नदियों और झरनों से पानी की उपलब्धता होती है। हाइड्रम की स्थापना के लिए जो जल स्रोत है उसमें पर्याप्त बहाव और जो ऊंचाई का जो अंतर है यह होना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। तो हाइड्रम के लिए दो महत्वपूर्ण चीज़ें होनी चाहिए। एक तो जो जल स्रोत उसमें बहाव काफ़ी हो, और जो ऊंचाई का अंतर है वो भी होना चाहिए। नेक्स्ट है पक्के सिंचाई हौज। जहाँ जल स्रोतों में बहाव कम होता है वहाँ क्या पक्के हौज बनाए जाते हैं, और ये हौज 12 से 24 घंटे में पानी से भर जाते हैं और किसान बारी बारी से इसका उपयोग करते हैं। हौजों का निर्माण ग्रामीणों की सहभागिता से किया जाता है, ताकि जो इसका रखरखाव है आसानी से किया जा सके। नेक्स्ट है गेटेड स्ट्रक्चर। पहाड़ी क्षेत्रों में 12 जल स्रोतों का स्तर ऊंचा करने के लिए गेटेड स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। ये संरचनाएं वर्षा ऋतु में जल जमाव की समस्या को रोकती हैं और सिंचाई के लिए पानी को भी उपलब्ध कराती हैं, जो एक गेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं। और अगला हमारा पारंपरिक कुछ तरीके हैं जो जल संचय के। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में पारंपरिक रूप से तालाब, चाल और खाल। देखिए महत्वपूर्ण पूछ जाएगा चाल और खाल क्या होता है? तो पारंपरिक जल संचय की विधि है। जैसे जल संचय स्रोतों का उपयोग होता है और ये संरचनाएं वर्षा जल को संग्रहित करती हैं और सूखे के मौसम में सिंचाई के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। तो पहाड़ी क्षेत्रों में कौन कौन होंगी? गुल छोटी नहरें होंगी, हाइड्रम हो गया, पक्के सिंचाई हौज हो गए, गेटेड स्ट्रक्चर हो गया और पारंपरिक जल संचय हो गया। ये प्रमुख विधियाँ थी जो पहाड़ी क्षेत्रों में सिंचाई के लिए उपयोग में की जाती हैं। इसके बाद जो सिंचाई की व्यवस्था है उसमें कुछ चुनौतियाँ भी हैं, तो उन चुनौतियों को देख लेते हैं। उत्तराखंड में सिंचाई व्यवस्था कई चुनौतियों का सामना करे जो इसकी प्रभावशीलता को सीमित कर देती है। सबसे पहला क्या है कि पहाड़ी भूभाग की जटिलता। तो जैसा कि सबको पता है कि उत्तराखंड का जो है भूभाग है वो अधिकतर क्या है? पहाड़ी क्षेत्र है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में खड़ी ढलानें होती हैं और अनियमित भू संरचना होती है, और उसमें क्या होता है? भूस्खलन की जो संभावना है नहरों और गुलों के निर्माण को काफ़ी ज़्यादा कठिन बना देती हैं। इसके अतिरिक्त सर्दियों में जल स्रोतों का जमना भी एक समस्या उत्पन्न कर देता है। नेक्स्ट है जो समस्या वो क्या है कि सीमित जल स्रोत हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में 12 जल स्रोतों की काफ़ी कमी होती है और मौसमी नदियों की अनियमितता सिंचाई को प्रभावित करती है। मैदानी क्षेत्रों में भी भूजल स्तर घटने से जो नलकूप होते हैं उनकी प्रभावशीलता कम हो जाती है। उसमें क्या होता है? वाटर लेवल, पानी का लेवल कम हो जाता है जो ट्यूबवेल होता है। तो क्या होता है कि धीरे धीरे सूख जाता है, उसकी फिर से रीबोरिंग करानी पड़ती है कई बार। तो ऐसी अलग अलग समस्याएं भी आने लगती हैं। नेक्स्ट है रख रखाव की कमी। गुलों और छोटी नहरों का रख रखाव नियमित रूप से नहीं होता, जिसके कारण जिसमें क्या होता है? मलबा या जिसको बोलते हैं गाद क्या होती है? जम जाती है, और इससे क्या होता है? नहरों के क्षतिग्रस्त होने की समस्या भी आम हो जाती है। अब जब उसमें मलबा जम जाएगा तो उसमें क्या कि वाटर कैरिंग कैपेसिटी भी उसकी कम हो जाएगी। ये सारी समस्या भी आती है। नेक्स्ट है अनियमित मानसून। उत्तराखंड में जो मानसून की अनियमितता है और सूखे की स्थिति कृषि की उत्पादकता को प्रभावित करती है। सिंचाई सुविधाएं इस अनिश्चितता को कम करने में पूरी तरह से अभी सक्षम नहीं है, क्योंकि उतनी प्रॉपर सिंचाई सुविधाएं भी उपलब्ध ही नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है आर्थिक संसाधनों की कमी। पहाड़ी क्षेत्रों में सिंचाई परियोजनाओं के लिए बजट की कमी है और तकनीकी विशेषज्ञता का अभाव है, और ये सब चीज़ें क्या होती हैं? वहाँ का जो सिंचाई व्यवस्था है उसको उसके डेवलपमेंट को बाधित करती हैं। और नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन। हिमालयी क्षेत्रों में ग्लेशियरों का पिघलना और वर्षा के पैटर्न में बदलाव जल स्रोतों को उपलब्धता को प्रभावित करता है। तो जलवायु परिवर्तन के कारण भी वहाँ जो सिंचाई व्यवस्था है उसमें समस्या उत्पन्न हो जाती है। अब इसके लिए कई सारी जो सरकारी योजनाएं और कई सारे जो प्रयास किए जा रहे हैं उन प्रयासों और सरकारी योजनाओं को देख लेते हैं। देखिए उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार ने सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें से कुछ प्रमुख योजनाएं जैसे लघु सिंचाई विभाग है। उत्तराखंड का जो लघु सिंचाई विभाग क्या करता है? जो छोटी नहरें जिनको ग्लो बोलते हैं और हाइड्रम और पक्के हौजों का निर्माण और रख रखाव के लिए कार्य करता है। यह विभाग ग्रामीण स्तर पर जल स्रोतों का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सर्वेक्षण और डिजाइन तैयार करता है। नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना।
इस योजना के तहत हर खेत को पानी और मोर क्रॉप पर ड्रॉप जैसे सिद्धांतों पर काम किया जा रहा है। और उत्तराखंड में ड्रिप और स्प्रिंकलर की जो सिंचाई है उसको बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी भी प्रदान की जाती है, जिससे किसान ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर का यूज करके सिंचाई कर सकें, जिससे क्या है कि कम जल में भी अधिक सिंचाई की जा सके। इसके अलावा नहरों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है, मॉडर्नाइज किया जा रहा है। गंगा नहर और रामगंगा नहर जैसी प्रमुख नहरों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है ताकि जो पानी की बर्बादी वो कम हो सके और अधिक क्षेत्र की सिंचाई हो सके। नेक्स्ट है जल संचय परियोजनाएं, चाल खाल और तालाबों के निर्माण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिससे क्या है कि जो वर्षा जल को संग्रहित किया जा सके और पहाड़ी क्षेत्रों में इसका विशेष रूप से उपयोग किया जा सके। साथ साथ हाइड्रो पावर और सिंचाई का समन्वय, उत्तराखंड में जो पन बिजली परियोजनाएं, हाइड्रो पावर वाली जो परियोजनाएं हैं उनका उपयोग केवल बिजली उत्पादन के लिए नहीं करते बल्कि इससे जो निकलने वाली पानी है उसका सिंचाई के लिए भी उपयोग किया जाता है। यमुना, भागीरथी, अलकनंदा और अन्य नदियों पर बने बांध इस दिशा में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इसके बाद देखते हैं जो सिंचाई व्यवस्था का आर्थिक और सामाजिक प्रभाव क्या पड़ता है। तो सिंचाई व्यवस्था का उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था और समाज में काफ़ी गहरा प्रभाव है। जैसे ये क्या करता है कि जो कृषि की उत्पादकता है उसमें वृद्धि करती है। सिंचाई सुविधाएं फसल की पैदावार को बढ़ाती हैं, जिससे किसानों की आय में सुधार होता है। ये रोजगार का भी सृजन करती हैं। लघु सिंचाई योजना की जो परियोजना है उनके निर्माण और रखरखाव में स्थानीय श्रमिकों को रोजगार मिलता है, जिससे जो ग्रामीण अवस्था का जो रूरल अर्थव्यवस्था है उसको काफ़ी ज़्यादा बल मिलता है। नेक्स्ट ये खाद्य सुरक्षा प्रदान करते हैं। जैसे नियमित जल आपूर्ति से क्या होती है, जो खाद्य फसलों की उपलब्धता बढ़ जाती है, उससे क्या होता है जो खाद्य सुरक्षा है वह भी सुनिश्चित की जा सकती है। और नेक्स्ट है ग्रामीण विकास। इससे क्या होता है ग्रामीण विकास भी होता है। जब सिंचाई सुविधाएं ग्रामीण समुदायों को सामाजिक और आर्थिक रूप से बेहतर बनाती हैं तो गाँव का भी उससे बाद धीरे धीरे विकास भी होता है। इसके बाद जो भविष्य की संभावनाएं और कुछ सुझाव हैं, तो उत्तराखंड में सिंचाई व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित सुझाव हैं। लाइक जो आधुनिकी तकनीकियों का उपयोग किया जा सके, जैसे जो ड्रिप स्प्रिंकलर जैसे सिंचाई आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे जो पहाड़ी क्षेत्रों में कम पानी में भी अधिक सिंचाई की जा सके। जल संचयन को प्रोत्साहन, जो चाल खाल और तालाबों का निर्माण बड़े पैमाने पर होना चाहिए और इसमें जो लोकल पीपल हैं उनको भी इन्वॉल्व किया जाना चाहिए। साथ साथ जो रख रखाव है उस पर ध्यान दिया जाए। जो गुले हैं, नहरें हैं, उनका नियमित रख रखाव और उसके रख रखाव के लिए नियमित बजट और संसाधन आवंटित किया जाना चाहिए, जिससे वो दीर्घकाल तक चल सकें। और जलवायु अनुकूलन, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव कम करने के लिए भी जल प्रबंधन रणनीतियों को भी अपनाया जा सकता है, जिससे बदलते जलवायु के साथ भी जो वहाँ की सिंचाई व्यवस्था है उसको कायम रखा जा सके। और लास्ट है सामुदायिक सहभागिता। जो भी स्थानीय समुदाय हैं उनको सिंचाई परियोजनाओं में शामिल करना होगा और उनके रखरखाव की जिम्मेदारी भी उन्हीं को देना होगा, ताकि जो विकास है, सिंचाई का विकास है, बाकी जो विकास है वह लॉन्ग टर्म तक रह सके, सस्टेनेबल रह सके। इसके बाद हम देखते हैं, ये तो थी जो हमारी उत्तराखंड की प्रमुख सिंचाई व्यवस्थाएं। इसके बाद हम देखते हैं जो उत्तराखंड की कुछ प्रमुख नहरें हैं उनके बारे में। ये जो नहरें हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन नहरों का नाम आपको और किस एरिया, किस नदी से निकलती हैं, इनकी लंबाई क्या है लगभग और कब इनका निर्माण हुआ था, ये महत्वपूर्ण है, ये देखिएगा। तो देखिए उत्तराखंड एक पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों वाला राज्य है। अपनी सिंचाई व्यवस्था के लिए नहरों पर भी काफ़ी हद तक निर्भर है। नहरें मुख्य रूप से मैदानी क्षेत्रों में कृषि के लिए जल प्रदान करते हैं, जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में ऊपर बताते हैं ना, छोटी नहरें हैं जिन्हें क्या कहते हैं, गुल कहा जाता है, उपयोग में लाई जाती हैं। तो कुछ प्रमुख नहरें हैं, उन नहरों का नाम देखते हैं, उनकी निर्माण की अवधि, उद्गम स्थल, लंबाई और सिंचाई कितना क्षेत्र हेक्टेयर में करती हैं और किसके ज़िले में और मुख्य विशेषताएँ क्या हैं। सबसे ऊपर और सबसे महत्वपूर्ण है ऊपरी गंगा नहर। ऊपरी गंगा नहर जो है 1842 से 1854 के मध्य बन के तैयार हुई थी। इसका निर्माण वर्ष बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये जो नहर है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये कहाँ से निकली है, गंगा नदी से हरिद्वार से निकाली गई है और लगभग 306 किलोमीटर है उत्तराखंड में। और ये उत्तराखंड और यूपी के मिला के लगभग 5,91,418 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करती है। ये डाटा उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये डाटा महत्वपूर्ण है, ये डाटा महत्वपूर्ण है, ये डाटा महत्वपूर्ण है। और किसके ज़िले में है, हरिद्वार देहरादून ज़िले में। और इसकी विशेषताएं क्या है, ये राज्य की सबसे पुरानी नहर है, ये महत्वपूर्ण है। इसका उद्घाटन किसने किया था, लॉर्ड डलहौजी ने किया था। और 1983 में इसका आधुनिकीकरण किया गया। रानीपुर, पथरी, सोलानी जैसे जल सेतु ढांचे इसमें शामिल हैं। ये सभी महत्वपूर्ण इसमें डाटा है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा शारदा नहर। शारदा नहर कब हुई, बनाई गई
1928 में। ये शारदा या जिसको काली नदी है उससे निकलती है और ये 1240 किलोमीटर है उत्तराखंड और यूपी दोनों मिला के। और कितनी एरिया सिंचित करती है ये देखने की आवश्यकता नहीं है। किस किस ज़िले में है? उधम सिंह नगर, चंपावत, इन सब ज़िलों में है ये जो हमारी शारदा नहर। और उत्तराखंड नेपाल की सीमा पर जो बनबसा से शुरू होती है शारदा नहर, ये भी महत्वपूर्ण है। कहाँ से स्टार्ट होती है? उत्तराखंड नेपाल की सीमा है वहाँ पे बनबसा से स्टार्ट होती है। कुमायूं क्षेत्र की काफ़ी ज़्यादा प्रमुख नहर है और चावल और गन्ना की खेती के लिए ये उपयोग में ली जाती है जो शारदा नहर है। कब बन के तैयार हुई थी? 1928 में। इसके बाद नेक्स्ट हमारी जो नहर रामगंगा नहर। रामगंगा नहर 1970 से 1980 के बीच में बनकर तैयार हुई और ये कहाँ है? रामगंगा नदी पे कालागढ़ पौड़ी गढ़वाल में है और इसकी जो लंबाई है लगभग 3200 किलोमीटर है उत्तराखंड और यूपी में मिला के। और ये किन किन जिलों में है? पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, इन जिलों में होकर होती है और कालागढ़ बांध से संचालित होती है। ये बहुउद्देशीय परियोजना है जो सिंचाई और जल विद्युत दोनों उपयोग में ली जाती है। मैदानी क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा प्रमुख है ये जो रामगंगा नहर है। इसके बाद नेक्स्ट है टिहरी बांध नहर प्रणाली। ये 2006-07 में प्रथम चरण इसका स्टार्ट हुआ था। किस किस नदी पे है? भागीरथी और भिलंगना नदी पे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके लिए काफ़ी आंदोलन भी चलाए गए थे जब ये परियोजना स्टार्ट हो रही थी तब, ठीक। और ये टिहरी, पौड़ी, देहरादून, हरिद्वार इन जिलों में है और इस पर एशिया का सबसे ऊंचा बांध है जो 260.5 मीटर पर स्थित है। यह महत्वपूर्ण है। किस पर? टिहरी बांध पे है, 260.5 मीटर, एशिया का सबसे बड़ा। और सिंचाई के साथ साथ ये पेयजल और विद्युत उत्पादन के लिए भी काफ़ी फेमस है टिहरी बांध परियोजना और इसको वर्ल्ड बैंक के द्वारा फंडिंग मिली थी, विश्व बैंक द्वारा पोषित है ये, ठीक। नेक्स्ट हमारी कौन सी नहर? बीजापुर नहर। ये कब बनी थी? 1839 में। कहाँ पे? टोंस नदी पे। किन जिलों से जाती है? देहरादून से। ब्रिटिश काल में प्रोबी काटले द्वारा इसको डिजाइन किया गया था। ये गढ़ी गांव के पास कोलागिर और कांवली शाखाओं में विभाजित हो जाती है ये जो बीजापुर नहर है। अगली जो हमारी नहर है कौन सी है? खलंगा नहर है। ये 1860 में बनी थी। कहाँ पे? सोंग नदी पे। और ये कहाँ पे है? देहरादून में। और माल देवता से शुरू होकर रायपुर नहर के रूप में जानी जाती है और ये स्थानीय खेतों की सिंचाई के लिए उपयोग में लाई जाती है। इसके बाद जो हमारी अगली नहर है वो है जाखन नहर। यह इसका निर्माण हुआ था 1863 में। कहाँ पे? जाखन नदी में। और ये भी कहाँ है? देहरादून में। जाखन से रानी पोखरी तक ये जाती है और छोटे पैमाने पर सिंचाई के लिए उपयोग में लाई जाती है जाखन नहर। नेक्स्ट हमारी धर्मपुर नहर। ये कहाँ पे है? रिस्पना नदी पे। ये भी कहाँ पे है? देहरादून में ही है, जिसको ईस्ट कैनाल के नाम से जाना जाता है और बंजारावाला के खेतों को ये सींचती है, बंजारावाला एरिया में। इसके बाद जो अगली नहर है वो है राजपुर नहर। ये ब्रिटिश काल से पहले की नहर है जो कि देहरादून में ही है। मैक्सिमम जो छोटी छोटी नहरें वो कहाँ पे हैं? देहरादून में है। ये पंवार वंश की रानी कर्णावती द्वारा निर्मित है। महत्वपूर्ण ये पूछा जाता है कई बार कि रानी कर्णावती द्वारा किस नहर का निर्माण किया गया था, तो राजपुर नहर का। ये महत्वपूर्ण, इसको याद रखिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। और इसका काफ़ी ज़्यादा ऐतिहासिक महत्व भी है। तो इस प्रकार हमने देखा जो उत्तराखंड की जो प्रमुख नहरें थीं उनके बारे में और उसके पहले देखा उत्तराखंड की सिंचाई व्यवस्था को। तो इस प्रकार दोस्तों हमने देखा जो उत्तराखंड की सिंचाई व्यवस्था कैसे की जाती है, उसमें क्या क्या समस्याएं हैं, उनके लिए कौन कौन सी योजनाएं बनाई जा रही हैं और भविष्य में कैसे उसमें सुधार किया जा सकता है। उसके बाद हमने देखा जो उत्तराखंड की प्रमुख नहरें हैं उनके बारे में। और अगर आप इस लेक्चर को 1 या 2 बार देख लेते हैं तो ये जो सिंचाई व्यवस्था और नहरें हैं ये टॉपिक आपका पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा और इसको आप इसकी जो PDF है उसके थ्रू 1-2 बार दोहरा सकते हैं। और इसकी जो PDF आपको कहाँ प्राप्त होगी? ये जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसका QR कोड दिया है, इसको स्कैन करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ जाके इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। या फिर ये लिंक दी गई है, इस लिंक पर जाकर भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहाँ से इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। साथ साथ आप हमें इसके इंस्टा पेज पे जाके फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। और अगर आपको ये जो हमारा वीडियो है पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।